एवरीवन, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो ऑफ जॉब नेक्स्ट सब। जैसा मैंने आपको मैं जॉब पोस्ट डाला था TCS NQT का। अगर जिन्होंने अप्लाई किया है वो बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने अप्लाई नहीं किया उसमें अप्लाई कर लीजिएगा। और जैसा मैंने उस वीडियो में आपको दिखाया था कि मतलब कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। मैं उस क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ। इसमें क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो मेनली क्या रहता है, न्यूमरिक एबिलिटीज़ का क्वेश्चन देखा जाता है, फिर वर्बल एबिलिटीज़ का क्वेश्चन देखा जाता है, फिर रीजनिंग का क्वेश्चन उसमें रहता है, प्रोग्रामिंग से क्वेश्चंस रहते हैं, एंड हैंड्स ऑन कोडिंग का क्वेश्चंस रहता है। ये 5 सेट्स का क्वेश्चंस इसमें पूछा जाता है एग्ज़ाम में। जिसके अगर हम लोग जैसा देखें तो TCS NQT वाला जो इनका एग्ज़ाम होता है वो 2 लेवल टाइप का होता है। जो TCS NQT रहता है वो डायरेक्ट TCS के थ्रू कंडक्ट करवाया जाता है। उसमें अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो, क्वालिफाई करते हो, तो डायरेक्ट आपको TCS के लिए हायर किया जाएगा। और ये जो एग्ज़ाम रहता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। लेकिन अगर हम लोग बात कर ले TCS ION NQT का, तो TCS ION NQT ION के थ्रू कंडक्ट किया जाता है। और उसमें क्या रहता है, इस एग्ज़ाम के लिए आपको फ़ीस लगता है। आपको एग्ज़ाम के लिए फ़ीस देना होगा। अगर आपका एग्ज़ाम क्लियर होता है तो ये आपको मल्टीपल MNCs कंपनीज़ में मतलब ये आपके रिज्यूम में बहुत अच्छा इफेक्ट डालता है। और मल्टीपल MNCs कंपनीज़ के थ्रू आपको मतलब इंटरव्यूज़ के चांसेस मिलते हैं। आप देख सकते हो, अगर आपने NQT के लिए अप्लाई किया हुआ है, TCS ION NQT के लिए, तो अभी उसका एग्ज़ाम होने वाला है। लास्ट डेट 16 है अप्लाई करने का, 26 को एग्ज़ाम है इसका। आप देख सकते हो, अगर आपने अप्लाई नहीं किया तो जल्द से जल्द अप्लाई कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं प्रैक्टिस सेट उसका मतलब दिखा दे रहा हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पिछले बार पूछे गए थे, हमेशा पूछे जाते हैं। मेरे पास बहुत सारा इसका सेट्स है, मैं एक करके सारा का वीडियोज़ आपको प्रोवाइड कर दूँगा डेली बेसिस पे। आप आगे चेक करके अप्लाई कर सकते हो। जैसा इस हमेशा 5 तरीक़ों में क्वेश्चंस मतलब पूछे रहते हैं इसके। पहला न्यूमेरिकल रहेगा, फिर वर्बल रहेगा, रीजनिंग रहेंगे। तो इन सब चीज़ों का मेनली क्या रहेगा कि टाइम फिक्स रहता है कि आपका इतना से इतना देर का जो रहेगा टाइमिंग, उतना ही आपको न्यूमेरिक के लिए मिलेगा। इसका स्लॉट वाइज चलता है। सबसे पहले न्यूमेरिक आएगा, उसको आपको ख़त्म करना है, जो भी टाइम पर्टिकुलर है। जैसे मान के चलिए पर्टिकुलर टाइम 15 मिनट्स का, 20 मिनट्स का जो भी दिया हुआ है। अगर आप प्लान कर रहे हो कि नहीं पहले हम लोग दूसरा करते फिर दूसरा, तो ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले अगर न्यूमेरिकल का आया तो आपको न्यूमेरिकल पूरा उस टाइम में ख़त्म कर लेना है। आप बाद में उसको फिर एक्सेस नहीं कर सकते हो। तो उस टाइप का रहेगा। फिर वर्बल आएगा, फिर रीजनिंग आएगा, फिर प्रोग्रामिंग आएगा, फिर हैंड्स ऑन कोडिंग का आता है। इस टाइप से क्वेश्चंस रहते हैं। आज हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि न्यूमेरिकल एबिलिटीज़ के क्वेश्चंस किस किस टाइप के पूछे जाते हैं। अगर हम लोग पहला क्वेश्चन से देख लें कि कैसे टाइप का क्वेश्चन रहेगा, तो पहला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, टाइम एंड वर्क का ये क्वेश्चन है। हम लोग पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। A completes a work in 12 days and B completes the same work in 18 days. If they work together, in how many days they will complete the work? इसमें ये क्वेश्चन बोला जा रहा है कि A जो है वो आपका 12 दिन में काम को ख़त्म कर रहा है, और जो B है वो उसको 18 दिन में ख़त्म कर रहा है। तो हमको ये बताना है कि ये जब दोनों मिल के काम करेंगे तो कितना टाइम लगेगा उनको। हम अपना यहाँ से नोट्स खोल लेते हैं। इसको बड़ा कर लें। ये जूम हो गया। ओके। हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्या है, तो ए जो है हमारा वो एक दिन में जैसे जो भी काम है वो कितना ख़त्म करता है। ए जो मेरा है वो 12 दिन में उस काम को ख़त्म कर रहा है। तो ए का जो एक दिन का काम रहेगा वो कितना रहेगा, तो वो हम लोग देखते हैं। तो ए 1 डे वर्क अगर हम लोग देखें तो 1 डे का वर्क क्या हो जाएगा, 1/12। बी का अगर हम लोग देख ले तो बी का अगर 1 डे का वर्क देख ले तो उसका हो जाएगा 1/18। अगर हम लोग दोनों का टुगेदर में देख ले कि टुगेदर वो लोग एक दिन में कितना काम करते हैं, तो ये हो जाएगा 1/12 प्लस 1/18। तो ये हो जाएगा हमारा एक दिन का काम दोनों का मिला के, कि दोनों मिला के एक दिन में कितना काम कर रहे हैं। अगर हम लोग वही देखें तो फिर हम लोग जब टाइम को कैलकुलेट करेंगे तो टाइम्स क्या हो जा रहा है, तो 36 डिवाइडेड बाई, यहाँ आपको LCM लेके वो कर लेना है। 36 डिवाइडेड बाई जो ऊपर में सम आया उसको 5 कर लेंगे। इसका क्या हो जाएगा, 7.2 डेज़ में वो लोग अगर दोनों एक साथ काम करते हैं, तो जो भी टाइम ए को लग रहा था 12 डे का काम करने में, 12 डे करने के लिए, और बी को जो 18 डे लग रहा था, वो दोनों अगर मिल के काम करेंगे 7.2 डेज़ में वो सारा का सारा काम ख़त्म कर लेंगे। ये हमारा पहला क्वेश्चन था। हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे चलेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, दूसरा क्वेश्चन क्या है, ए पाइप कैन फिल अ टैंक इन 15 आवर एंड another pipe can empty it in 20 hours. If both pipe are opened, in how many hours will the tank be filled? मेनली क्या है, ये जो पाइप है वो 15 आवर्स में जो है वो टैंक को फुल कर रहा है, और अनदर जो पाइप है वो 20 आवर्स में उस टैंक को एम्प्टी कर रहा है।
तो इसमें हमें ये बताना है कि अगर जब दोनों पाइप एक साथ ओपन है, लाइक ऊपर से पानी आ भी रहा है और नीचे से वो टैंक खाली भी हो रहा है, तो कितना टाइम लगेगा टैंक को फिल होने में। सो हम लोग देख लेते हैं इसको कैसे मतलब सॉल्व करेंगे। सो इसका सॉल्व करने का तरीका क्या रहेगा। सो क्या है, हम लोग नेट रेट निकालेंगे। नेट रेट की बात कर ले तो ये क्या हो जाएगा 1/15, यानी कि जो ये इतना का रेशियोज़ में हमारा टैंक में पानी भर रहा है और इतने के रेशियो 1/20 के रेशियो में मतलब ये जो है टैंक खाली हो रहा है। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका हो जाएगा, अगर हम लोग एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम इसका हो जाएगा 60 और डिवाइडेड बाई ये पर हो जाएगा 4 - 3। सो 4 कैसे आया, 15 डिवाइड बाई 60 करोगे तो 4 बार में कटेगा वो, 20 डिवाइड बाई 60 करोगे तो 3 बार में कटेगा। इसका सॉल्यूशन मतलब हो जाएगा 60, 1/60 इसका मतलब रेशियो निकला। तो अगर हम लोग टाइम की बात कर ले तो ये 60 आवर्स हो गया इसका। सो जो 60 आवर्स में अगर दोनों पाइप ओपन रहेगा तो हमारा टैंक फिल होगा। सो ये था हमारा सेकेंड क्वेश्चन। अगर हम लोग थर्ड क्वेश्चन की बात कर ले तो थर्ड क्वेश्चन क्या है। सो थर्ड क्वेश्चन हमारा परसेंटेज के साइड से आया हुआ है। सो इफ़ 20% ऑफ ए नंबर इज़ 45, व्हाट इज़ 60% ऑफ दैट नंबर। सो एक नंबर दिया हुआ है, सो उसका जो 20% है वो हमारा 45 है। सो जो 20% है वो हमारा 45 है। सो उसमें वही बोला जा रहा है कि उसका 60% जो है वो क्या होगा। सो क्या होगा उसका कुछ आंसर्स का। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो जो हम लोग सबसे पहले 100% उसका निकालेंगे। तो 100% क्या हो जाएगा हमारा 45 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 20। तो हमारा 100% क्या निकल रहा है, तो 225। सो ये हमारा 100% निकला इसका। सो इसको हम लोग 60% निकालेंगे। तो 60% निकालने के लिए क्या करना होगा, 60% इज इक्वल टू 225 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 100। हम लोग इसका 60% निकाल रहे हैं। तो जब हम लोग निकालेंगे इसको तो जाएगा 135 इसका आंसर हो गया। सो अगर हम लोग आप आंसर मिलाओगे यहाँ पे तो यहाँ पे देख सकते हो इसका आंसर है 135, यहाँ पे देख सकते हो आप। सो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लेते हैं जो क्वेश्चन नंबर 4 है। ए शॉपकीपर मेक हिज गुड्स इन 25% अबव कॉस्ट प्राइस एंड गिव डिस्काउंट 10%, फाइंड हिज प्रॉफिट। सो मेनली इसमें क्या है, इसमें क्या बोला जा रहा है कि एक जो शॉपकीपर है वो जो अपना गुड्स को सेल कर रहा है तो उसको क्या है कि 25% एक्स्ट्रा दाम पे उसको मतलब सेल कर रहा है और जिसमें वो 10% का डिस्काउंट दे रहा है। तो इसमें ये बोला जा रहा है कि उसका फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज। सो उसका परसेंटेज क्या होगा प्रॉफिट का। तो अगर हम लोग इस क्वेश्चन को देख लें तो इसको कैसे सॉल्व करना है। सो हम लोग देख लेते हैं इसको। तो इसको क्या है, सबसे पहला क्या है हमारा एज्यूम कर लेते हैं। तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, 1 मिनट रुकिए। एज्यूम हम लोग का जो प्राइस है कॉस्ट प्राइस हम लोग 100 ले लेते हैं, ठीक है। सब इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि जो हमारा मेकिंग प्राइस कितना हो रहा है, मार्केट प्राइस क्या हो रहा है। तो मार्केट प्राइस हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको हम लोग 25% एक्स्ट्रा में मतलब सेल कर रहे हैं। तो हम लोग जब यहाँ पे देखें तो हम लोग मार्केट प्राइस देख लेते हैं। मार्केट प्राइस हम लोग का क्या हो जाएगा, जो हम लोग 25% मतलब वो करके बेच रहे हैं तो हो जाएगा 100 का 100 और उसके ऊपर प्लस 25, तो 125 इसका मतलब मार्केट प्राइस हो गया। अब क्या है, हम लोग इसको सेल कर रहे हैं आफ्टर 10% ऑफ डिस्काउंट। सो हम लोग इसमें अब 10% का जब डिस्काउंट दे के जब इसको हम लोग सेल करेंगे तो इसका प्राइस क्या होना चाहिए। सो हम लोग ये देख लेंगे। तो सेलिंग प्राइस अगर हम लोग देखें तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 125 माइनस करेंगे इसमें से 12.5, क्योंकि जो अगर हम लोग देखें 125 का जो 10% अगर हम लोग निकालेंगे तो कितना होता है, तो वो 125 डिवाइडेड बाई 10 अगर हम लोग किए, यहाँ से 0 हटा के यहाँ पे डेसिमल्स डालेंगे तो 12.5 इसका 10% होता है 125 का। तो उसमें से हम लोग इसको माइनस कर देंगे तो हम लोग कितना हो जाएगा 112.5। ये हो गया हमारा मतलब ये प्राइस, ओके, सेल प्राइस। अब इसमें हम लोग का प्रॉफिट क्या है, तो हम लोग प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। तो प्रॉफिट के लिए हो जाएगा, प्रॉफिट में से हम लोग 112.5 यहाँ लिखे माइनस इसमें से जो हम लोग एज्यूम किए थे जो कॉस्ट का प्राइस। तो कॉस्ट का प्राइस हम लोग का क्या है, सो कॉस्ट का एज्यूम कॉस्ट क्या है, तो हम लोग का ये 100 है। तो इसमें से हम लोग 100 माइनस करेंगे तो हम लोग आ जाएगा 12.5। ये हो गया हमारा प्रॉफिट। सो जो प्रॉफिट का अगर हम लोग परसेंटेज देखें,
परसेंटेज अगर हम लोग के तो 12.5 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100, सो ये हमारा हो जाएगा 12.5 इसका परसेंटेज हो जाएगा। सो ये हमारा आंसर हो गया फोर्थ क्वेश्चन का। सो जो इसका क्वेश्चन का हम लोग अगर आंसर देखें तो शॉपकीपर मेक इट्स गुड, सो ये 12.5 इसका करेक्ट आंसर हो गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या है। रेशियो एंड प्रोपोर्शंस का ये पोर्शन है। सो इसमें हम लोग देख लेते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं हमेशा। तो अगर हम लोग इसका क्वेश्चन का बात कर ले तो फिफ्थ क्वेश्चन अगर हम लोग का जो है, द रेशियो ऑफ एज ऑफ ए एंड बी इज़ 3:4। इफ़ ए इज़ 15 ईयर ओल्ड, व्हाट इज़ द बी एज। सो इसमें क्या बोला जा रहा है कि ए और बी का जो रेशियो एज का है वो 3:4 का है। इफ़ ए इज़ 15 ईयर ओल्ड, व्हाट विल बी द बी ऑफ एज। सो बी, अगर ए आपका जो है 15 साल का है तो बी का एज क्या होगा। तो हम लोग इसको देखते हैं इसमें कैसे निकालना है, इसको कैसे सॉल्व करना है। सो हम लोग यहाँ पे आते हैं, शीट को थोड़ा छोटा कर लूँगा। ओके, सो इसमें कैसे निकालना है, तो जब हम लोग देखेंगे तो सो यहाँ पे जब दिया हुआ है A/B का जो दिया हुआ है, सो क्या है 3:4। तो हम लोग इसका एक पार्ट अगर हम लोग एज्यूम करें तो एक पार्ट कितना हो जाएगा, तो ये जो हमारा एज दिया हुआ है ये 3 रेशियोज़ में दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे 15 हो गया, मतलब हमारा एज दिया हुआ है इसका। सो अगर हम लोग इसका एक पार्ट निकालें तो पहले अगर हम लोग देखें तो 3 पार्ट इसका जो दिया हुआ है वो 15 दिया हुआ है। अगर हम लोग इसका एक पार्ट निकालें पार्ट तो ये हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 3, तो इसका आंसर होगा 5। इसका जब एक पार्ट 5 है तो हम लोग का जो बी का पार्ट है वो 4 टाइम्स है, तो हम लोग इसको 4 × 5 कर देंगे तो इसका जो एज हो जाएगा वो 20 हो जाएगा। सो जो इसका अगर आप आंसर देखिएगा तो इसका जो आंसर क्या है वो 20 है। सो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका एज 20 है, तो जो बी का जो एज रहेगा वो 20 रहेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो इफ़ A/B = 2:3 एंड B/C = 4:5, फाइंड A/B/C। सो मेनली क्या है, अगर ये जो दिया हुआ है A/B जो दिया हुआ है उसका अगर हम लोग देखें तो वो दिया हुआ है 2:3। अगर हम लोग B/C देखेंगे तो 4:5 दिया हुआ है, तो उसमें यही बोला जा रहा है कि इसका आंसर मतलब क्या होगा अगर हम लोग A/B/C करेंगे तो। सो इसमें हम लोग देखते हैं हम लोग को इसको कैसे निकालना होगा। सो इसको निकालने का प्रोसेस हम लोग देख लेते हैं। सो इसको निकालने के लिए क्या करना है, सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे A/B करते हैं। A/B अगर हम लोग देखें तो क्या दिया हुआ था 2/3 दिया हुआ था। दूसरा हम लोग देखें B/C का अगर हम लोग देखें तो B/C कितना दिया हुआ था 4/5 दिया हुआ था। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसमें B को हम लोग कॉमन बना देंगे। तो इसमें क्या करेंगे A/B = हम लोग लिखते हैं तो 8:12, और अगर हम लोग यहाँ पे देखें B/C करते हैं तो हम लोग कर देंगे 12:15। सो अभी आप पूछोगे कि यहाँ पे A का वैल्यू तो 2 दिया हुआ है और B का वैल्यू 3 दिया हुआ है, फिर A का वैल्यू 4, B का वैल्यू 4 दिया हुआ है और C का वैल्यू 5 दिया हुआ है, तो हमने यहाँ पे 8:12 और 12:15 क्यों लिखा, तो हमको B को कॉमन करना था। तो हम लोग कॉमन में क्या किए, इसमें से जो इसका B का वैल्यू था हम लोगों ने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया और इसका जो B का वैल्यू था हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब हम लोग ऊपर से 4 × 2 करेंगे तो यहाँ 8 हो जाएगा, एंड 4 × 3 करेंगे तो 12 हो जाएगा यहाँ पे। जब दूसरा का पार्ट हम लोग देखें तो क्या हो जाएगा 3 जब हम लोग 4 करेंगे तो वो 12 आएगा, और 3 × 15 करेंगे 5 करेंगे तो यहाँ पे 15 आ जाएगा। तो इस टाइप से हम लोगों ने निकाला। सो देयरफॉर इसका क्या हो गया, जब B हमारा कॉमन हो गया तो इसका क्या हो जाएगा A/B/C अगर हम लोग देखें तो क्या हो जाएगा 8:12:15 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसको हम लोग देखते हैं इसका आंसर्स क्या है जो करेक्ट आंसर दिया हुआ था। सो अगर हम लोग यहाँ पे वेरीफाई करें तो देख सकते हैं 8:12:15 इसका आंसर दिया हुआ है करेक्ट। सो ये था हमारा रेशियो प्रोपोर्शंस का क्वेश्चन। सो हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। सो हम लोग जहाँ पे देखें सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट नेक्स्ट टॉपिक है। तो इसका क्या रहेगा, इसका क्वेश्चन किस टाइप का पूछा जाता है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1000 रुपीज़ एट 5% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। इसमें क्या बोला जा रहा है, इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। सो सिंपल इंटरेस्ट क्या निकालना है, 5% इसका निकालना है और 2 ईयर्स का निकालना है कि ये 2 ईयर्स में मतलब इसका एनुअल इंटरेस्ट कितना होगा। तो इसको हम लोग देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। सो हम लोग आ जाते हैं यहाँ पेज पे, इसको पहले मैं इरेज कर लेता हूँ। सो हमने सीट इरेज कर लिया है। हम लोग चलते हैं आगे कि इसको कैसे सॉल्व करना है। सो हमारा क्या दिया हुआ था क्वेश्चंस में कि जो 1000 दिया हुआ था रुपीज़, उसका हमको मतलब ये निकालना था 5% उसका पर एनम फॉर 2 ईयर्स के लिए निकालना था।
एनम 2 ईयर्स के लिए निकालना था। तो हम लोग का जो सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है, एस आई इज इक्वल टू, हम लोग देखें तो पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई, हम लोग देखें तो यहाँ पे 100 हो जाता है। तो इसका हम लोग का क्या दिया हुआ है, डायरेक्ट अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है 1000 इंटू रेशियो क्या मतलब परसेंटेज क्या दिया हुआ है, तो यहाँ 5 इंटू टाइमिंग्स कितना है, तो 2 ईयर्स का टाइमिंग है, और यहाँ पे कितना 100 से हमको डिवाइड करना है। तो यहाँ से ये गया, सो जो टोटल हो जाएगा तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा 10 इंटू 10, सो 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 10 क्या हो जाएगा 100। सो इसका जो प्राइस हो जाएगा 2 ईयर्स के लिए, सो वो 100 हो जाएगा। सो हम लोग आंसर यहाँ से वेरीफाई कर लेते हैं। तो इसका आंसर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं आप 100 दिया हुआ है। सो ये हमारा आंसर होगा इसका। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये सिंपल इंटरेस्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ₹5000 एट 10% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। सो इसमें देखिए वो सिंपल इंटरेस्ट तो बहुत ईजी होता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा ध्यान देना पड़ता है कैसे इसका फॉर्मूला लगता है। सो इसका क्या होगा कि जब यहाँ पे दिया हुआ है क्या कि हम लोग डायरेक्ट नोट्स पे आते हैं। सो ये हमारा नोट्स पेज हो गया। इसमें क्या है जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट क्या के लिए निकालना है, तो 5000 है हमारा, उसका जो है 10% का हमको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स। सो 2 ईयर्स के लिए हमको निकालना है इसका। तो इसका कैसे निकलेगा, तो इसका फॉर्मूला इस टाइप से होता है, पी इज ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर डिवाइडेड बाई 100 इंटू टी, ये टाइमिंग हो जाता है। तो इसमें कैसे हम लोग का निकलेगा, तो सबसे पहले हमको इसमें ए फाइंड करना रहता है। तो क्या हो जाएगा ए, तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना दिया हुआ है ये 5000 इंटू जो हम लोग का ये रहेगा तो 1 प्लस यहाँ पे क्या हमारा रेट कितना दिया हुआ है, तो 10% का रेट दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ 10 लिखेंगे, डिवाइडेड बाई 100 हो गया हमारा। और टाइमिंग क्या है, तो 2 ईयर्स का टाइमिंग रहेगा। तो अगर हम लोग इसको आगे सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 0.1, तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 6050। ये हो गया हमारा मतलब कितना निकल रहा है ए का वैल्यू। तो हम लोग का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ए माइनस प्रिंसिपल होता है, तो ए माइनस पी होता है। तो ये हम लोग का कितना निकला 6050 माइनस, इसमें क्या करना है हम लोग को 5000 को माइनस कर देना है। तो हम लोग का आंसर क्या हो गया 1050। तो इसका आंसर हो जाएगा 1050। हम लोग यहाँ वेरीफाई कर लेते हैं क्या है आंसर इसका। तो जब आप आंसर वेरीफाई करोगे तो यहाँ देख सकते हैं कि इसका आंसर जो भी दिया हुआ है, तो इसका आंसर है 1050। ये आपका हो गया था मतलब सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, वो क्या है प्रॉफिट एंड लॉस का ये मतलब क्वेश्चन रहेगा। सो इसको हम लोग देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो क्या है, ए मैन बाय एन आर्टिकल ऑफ ₹80 एंड सेल इट फॉर ₹100, फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज। सो इसमें देखना है कि हमारा कि एक जो आदमी था उसने जो आर्टिकल 80 रुपीज़ में खरीदा और उसको 100 रुपीज़ में सेल कर दिया, तो इसका जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो कितना है। सो हम लोग इसको देखते हैं कैसे इसको कैसे निकालना है। तो इसके लिए हम लोग अपने पेजेस मतलब नोट पे आ जाते हैं, इसको कैसे सॉल्व करना वो देखते हैं। तो क्या पहले हमारा दिया हुआ है, तो प्रॉफिट डायरेक्ट हम लोग को उसका परसेंटेज निकालना है। तो पहला क्या है कि हम लोग प्रॉफिट की बात कर ले, तो प्रॉफिट क्या है, हम लोगों ने सेल कितने में किया उसको, तो वो 100 में सेल किया। उसको हमने ख़रीदा कितने में था, तो 80 रुपीज़ में खरीदा था। तो डायरेक्ट इसका जो प्रॉफिट क्या हो गया वो 20 हो गया। अगर हम लोग प्रॉफिट परसेंटेज बात कर ले, परसेंटेज इसका क्या था, तो इसका क्या हो जाएगा, ये हमारा प्रॉफिट डिवाइडेड बाय हम लोगों ने कितना में ख़रीदा था इंटू इसको 100 से कर देंगे। तो इसका जो भी मतलब क्या आएगा, तो 0 से ये गया, तो यहाँ से 4 और यहाँ पे अगर हम लोग काटेंगे तो ये हो जाएगा 2.5। सो ये हो गया 2.5। तो यहाँ से देख सकते हैं मेरा जीरो मैं क्लियरली दिखा देता हूँ क्या है, पी परसेंटेज इक्वल टू देखें तो 20 डिवाइडेड बाई 80 दिया हुआ है यहाँ पे। सो इसमें क्या है 100 इंटू है ये, सॉरी 100। सो 80 रुपीज़ में खरीदा था हमने, 20 रुपीज़ का इसमें से प्रॉफिट कमाया। तो इसका परसेंटेज क्या होगा, तो 0 से 0 यहाँ से गया, यहाँ से अगर हम लोग काटें तो ये हो जाएगा 4 25 4 जा 100 होता है, तो ये हो गया 25। तो हमारा परसेंटेज क्या हो जाएगा 25 हमारा परसेंटेज हो जाएगा इस सेल का। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सो इसका अगर हम लोग आंसर अगर मिला है तो आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पे इसका आंसर 25% दिया हुआ है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ़ अ कॉस्ट प्राइस इज़ 500 एंड लॉस इज़ 10%, फाइंड दी सेलिंग प्राइस। सो मेनली क्या इसमें बोला जा रहा है, जो हमारा कॉस्ट प्राइस था वो 500 था एंड जो उसका लॉस्ट प्राइस है
सो हम मतलब 10% लॉस पे उसको बेचा गया है, तो उसका जो रियल प्राइस है वो कितना होगा। तो इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे वो देख लेते हैं। सो इसको सॉल्व करने के लिए क्या रहेगा, सो मेनली अगर हम लोग देखें तो अगर हम लोग बात कर ले तो यहाँ पे मतलब हमारा प्राइस कितना में हम लोग का था, तो ये 500 पे मतलब कॉस्ट प्राइस था इसका। अगर हम लोग इसका 500 था, इसका अगर हम लोग 10% निकालें तो लॉस की अगर हम लोग बात कर ले तो लॉस 10% सो ऑफ 500 जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का 10 किए, तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो यहाँ से ये तो 50 रुपीज़ हमारा लॉस हो रहा है। तो फिर जब हम लोग अगर हम लोग सेलिंग प्राइस जो था हमारा उसमें से अगर हम लोग माइनस करते हैं तो हम लोग का क्या रहेगा, तो सेलिंग प्राइस हम लोग देख लें, सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस हम लोग का क्या हो जा रहा है, तो 500 हमारा सेलिंग प्राइस था जिसमें से 50 रुपीज़ का हम लोग का लॉस हुआ है। तो हम लोग का जो आंसर क्या हो गया, 450 हो गया इसका आंसर। सो अगर हम लोग आंसर यहाँ से वेरीफाई करें तो इसका आंसर आप देख सकते हो कितना है, 450 इसका आंसर है। सो ये आप देख सकते हैं सेलिंग प्राइस। नेक्स्ट हम लोग अगर हम लोग बात कर ले तो ये क्वेश्चन हम लोग का सेक्शन 6 का हम लोग देख लेते हैं। एवरेज निकालने का मतलब क्वेश्चन है ये। सो ए एवरेज ऑफ 5 नंबर इज़ 27 इफ़ 1 नंबर इज़ excluded the average become 25 find the excluded number। सो इसमें हम लोग को मतलब क्या पता करना है कि इसमें क्या बोल रहा है कि जो 5 नंबर का एवरेज था वो 27 आ रहा था, और जब उसमें से एक नंबर को हटा दिया गया तो जब 4 नंबर बचे उसका जब एवरेज निकाला जा रहा है तो उसका एवरेज आ रहा है 25। तो हम लोग को इसमें से ये बताना है कि जो 5वां नंबर जो मतलब हम लोग निकाला वो उसका मतलब उसका वैल्यू क्या था। तो हम लोग देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सो इसको सॉल्व करने के लिए बहुत ईजी वे है, क्या है, सो हम लोग का जो 5 था उसका जब हम लोग एवरेज निकाल रहे हैं, एवरेज हमारा क्या था 27, तो इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 135। सब जब इसमें से हम लोगों ने एक नंबर को जो हमारा हम लोग इसको एज्यूम कर लेते हैं x, जो x था हमारा उसको हम लोगों ने अगर हम लोग इसमें से हम लोग बाहर निकाल दिए तो अभी हम लोग का क्या हो जा रहा है, तो नंबर हो गया हमारा 4, उसका जब एवरेज क्या हो रहा है तो ये हो जा रहा है 25। सो जो 4 नंबर का एवरेज था वो 25 आ रहा है, तो इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका हो जाएगा वैल्यू 100। तो अब ये देखिए 4 नंबर जो था हमारा उसका एवरेज आ गया इधर, जो 5 नंबर्स का एवरेज था वो हो गया इधर। तो इसमें से हम लोग क्या करेंगे, 5 नंबर के एवरेज में से जो 4 नंबर का एवरेज था उसको माइनस कर देंगे तो उसका वैल्यू आ जाएगा 35। तो आंसर इसका हो गया 35। जिस नंबर को एक्सक्लूड किया गया था उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 35। तो जैसा आप देख सकते हैं इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है 35। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। द एवरेज एज ऑफ 30 स्टूडेंट्स इन 15 ईयर is 15 year if the teacher age is included the average age becomes 16 years, so find the age of the teacher। सो मेनली इसमें क्या बोला जाता है, जो 30 स्टूडेंट्स हैं उनका एज का जब एवरेज निकाला गया तो 15 ईयर निकल गया है। उसमें अगर हम लोग टीचर का जो एज है उसको इंक्लूड करते हैं तो जो एवरेज एज हो जाएगा वो 16 ईयर का हो जाएगा। सो हम लोग को इसमें ये बताना है कि जो टीचर का एज है वो कितना है। सो ये हम लोग देख लेते हैं कैसे निकालना है। सो हम लोग अपने नोट पे चलेंगे, ये हमारा नोट हो गया, यहाँ पर हम लोग आते हैं। सो इसको कैसे सॉल्व करना है। सो पहले हम लोग का क्या था, जो एज क्या है 30 स्टूडेंट्स का एज है, जो 30 स्टूडेंट्स है अगर हम लोग उसका एज क्या एवरेज दिया है 15 दिया हुआ है, तो जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल स्टूडेंट्स का एज मिला के कितना हो जाएगा 450 हो जाएगा। वही जब क्या है टीचर को हम लोग इंक्लूड कर दिए, सो टीचर इंक्लूड किए तो वो हो गया 31 इंटू अब क्या हो जाएगा, तो इसका जो एवरेज दिया हुआ था तो एवरेज 16 हो गया था। सो जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 496। सो अब हम लोग को टीचर का एज जब डायरेक्ट निकालना है तो ये ऑलरेडी हमारा स्टूडेंट्स का एज निकला हुआ है, ठीक है, जो सारे स्टूडेंट्स का था वो। अब टीचर को जब इंक्लूड कर रहे हैं उसमें तो उसका एज इतना हो जा रहा है, तो इसको हम लोग का डायरेक्ट टीचर का एज का निकालने के लिए क्या हो जाएगा 496 माइनस 450 हो जाएगा, तो इसका जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा 46। जो टीचर का एज जो है वो हो जाएगा 46। सो इसमें हम लोग देखते हैं इसका आंसर क्या है। सो इसका आंसर अगर हम लोग चेक करें तो देख सकते हैं यहाँ पे आप इसका आंसर 46 दिया हुआ है। सो ये था हमारा एवरेजेस का क्वेश्चंस। हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चंस देखते हैं कि ये क्या रहता है। सो जो पहला क्वेश्चन क्या रहेगा, ए ट्रेन ट्रैवल 60 किलोमीटर इन अ आवर, व्हाट इज इट्स स्पीड इन मिनट्स पर सेकेंड। सो मेनली क्या इसमें बोल रहा है कि एक ट्रेन जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर्स के स्पीड से चल रहा है, व्हाट इज इट्स स्पीड इन मिनट्स पर सेकेंड।
सो ये किलोमीटर पर आवर चल रहा है, लेकिन हमको इसको मिनट्स पर सेकेंड्स में निकालना है। तो मिनट्स पर सेकेंड्स में निकालने के लिए क्या करना रहता है, सो ये हम लोग देख लेते हैं। इसको मैं पहले इरेज कर लेता हूँ। सो मैंने इरेज कर लिया अपना शीट। अब यहाँ देख सकते हैं क्या है कि जो हमारा ट्रेन का स्पीड है वो 60 किलोमीटर्स पर आवर्स दिया हुआ है। सो ये 1 घंटे में इतने किलोमीटर जाता है। तो हम लोग को इसका स्पीड को मिनट्स पर सेकेंड्स में निकालना है। तो मिनट्स पर सेकेंड्स में निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 60 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 18। सो जब हम लोग को मिनट्स पर सेकंड में निकालना होता है तो 5 डिवाइडेड बाई 18 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसका जो भी रहेगा आंसर जो भी आएगा वो मिनट पर सेकंड में आंसर आएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 16.67 मिनट पर सेकंड इसका आंसर है। सो हम लोग चेक कर लेते हैं इसका आंसर क्या, मतलब यहाँ पे आंसर मैंने डाला हुआ था। सो जब आप यहाँ पे वेरीफाई करोगे तो आप देख सकते हैं इसका 16.67 मिनट पर सेकंड का दिया हुआ है। सो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 ट्रेन्स ऑफ लेंथ 100 मीटर एंड 150 मीटर आर रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शंस एट 40 किलोमीटर पर आवर एंड 60 किलोमीटर पर आवर। इन हाउ मच टाइम दे विल क्रॉस ईच अदर। सो मेनली क्या है, एक ट्रेन जो दिया हुआ है उसका है 100 मीटर का लेंथ, दूसरा जो दिया हुआ है वो 150 मीटर का लेंथ दिया हुआ है। और जब हम लोग स्पीड की बात कर ले तो इसमें क्या है, वो जो दोनों है एक लेफ्ट से आ रहा है एक राइट से आ रहा है, जैसे आप मान के चलिए। तो इस टाइप से जो दोनों आ रहा है, अभी क्या सीन हो रहा है उसमें कि जो स्पीड एक पहला ट्रेन था उसका स्पीड दिया हुआ है 40 किलोमीटर पर आवर और जो सेकेंड ट्रेन था उसका दिया हुआ है 60 किलोमीटर पर आवर। जिसमें हमें टाइम कैलकुलेट करके बताना है कि वो कितने टाइम में एक दूसरे को क्रॉस कर लेगा। सो इसमें हम लोग देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। सो ये हम आ गए अपने नोट्स पे। सो क्या है, एक ट्रेन है उसका जो दिया हुआ है 100 मीटर का लेंथ दिया हुआ है, इसका स्पीड क्या है 40 दिया हुआ है। दूसरा एक ट्रेन है उसका क्या दिया हुआ है, ये यहाँ पे उसका 150 उसका लेंथ दिया मीटर का लेंथ दिया हुआ है और उसका स्पीड क्या दिया हुआ है, सो उसका स्पीड 60 दिया हुआ है। सो अगर हम लोग जब देखें तो टोटल हम लोग करेंगे तो ये मतलब हमको देखना है कि ये जो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कितने देर में पूरा कर लेगा। तो हम लोग का जब टोटल हम लोग देखें तो एक ट्रेन एक ये है एक बी है, तो इसका जो टोटल लेंथ क्या हो जाएगा, तो टोटल लेंथ को हम लोग प्लस करेंगे तो 100 प्लस 150 इज इक्वल टू हो जाएगा 250 टोटल लेंथ हो गया इसका। अब हम लोग स्पीड निकालते हैं तो स्पीड क्या हो जाएगा, सो स्पीड पहला का था 40 दूसरा का था 60। सो जो टोटल स्पीड क्या हो जाएगा 100 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से मतलब चल रहा है। सो हम लोग जब इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकेंड्स में हम लोग को निकालना रहेगा। तो हम लोग को क्या करना है, सो 100 इंटू क्या कर देंगे 5/18, जैसा पीछे क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे दिखाया आपको कि अगर हमको मीटर पर सेकेंड्स में निकालना होगा तो हम लोग 5 डिवाइड बाई 18 कर देंगे। तो इसका मतलब मीटर पर सेकेंड्स में आ जाएगा आंसर। सो इसका क्या हो गया 27.78 मीटर पर सेकेंड इसका मतलब निकल चुका है स्पीड। सो अब हम लोग टाइम कैलकुलेट करते हैं कि इसका टाइम कितना लगेगा एक दूसरे को ट्रेन को मतलब क्रॉस करने में। तो टोटल लेंथ क्या हो गया 250 डिवाइडेड बाई टाइम हम लोग को कितना लगा, मतलब ये क्या था स्पीड कितना था, तो 27.78 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे जैसा देख सकते हैं कि हम लोग मीटर पर सेकेंड्स में क्यों कैलकुलेट किया था, इसका 2 रीज़न आप बोल सकते हो। क्योंकि एक ऑलरेडी जो है हम लोग का जो ट्रेन का लेंथ जो दिया हुआ था वो मीटर्स में दिया हुआ था, तो हम लोग उसको क्या किए मीटर पर सेकेंड में कर लिए। अगर आप आवर्स में निकालोगे तो ये मतलब बहुत ही ज़्यादा थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इस वजह से हम लोगों ने इसको मीटर पर सेकेंड्स में रखा। अगर आप आवर्स में निकालना चाहते तो फिर आपको जो ये मीटर्स दिया हुआ था इसको आपको किलोमीटर्स में चेंज करना रहता। तो सबसे बेस्ट क्या है कि कोई भी क्वेश्चन रहे उसको अगर मीटर्स पर सेकेंड्स में अगर कैलकुलेट कर सकते हो तो आप उसमें कर लीजिएगा। तो सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो इसका आ जाएगा 9 सेकेंड्स। सो क्या हो गया, ये 9 सेकेंड में एक दूसरे को क्रॉस कर लेगा। सो इसका हम लोग आंसर देखते क्या है। सो जिसका अगर हम लोग आंसर देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 14th जो क्वेश्चन था उसका आंसर हो जाएगा 9 सेकेंड्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड। सो मेनली क्या है प्रोबेबिलिटीज़ का, तो इसमें मतलब ये बहुत ईजी क्वेश्चन दिया हुआ है। सो इसको डायरेक्ट आप बोल सकते हो, एक तरफ हेड है एक तरफ टेल है, तो उसका जो प्रोबेबिलिटी आएगा हेड आने का सो 1/2 रहेगा। सो आप खुद से मतलब ऐसे भी आप सोच सके बता सकते हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ए बैग कंटेन 5 रेड बॉल्स 3 ब्लू बॉल्स, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ रेड बॉल। सो मेनली इसमें क्या बोला जा रहा है, इसका कैसे निकालना, प्रोबेबिलिटी का क्या है क्वेश्चन। सो जो इसमें क्या दिया हुआ है 5 जो है वहाँ पे रेड बॉल्स दिए हुए हैं और 3 जो है वो ब्लू बॉल्स दिए हुए हैं। तो अगर टोटल क्या हो जाएगा, तो टोटल हमारा 8 बॉल्स हो गया। सो अब हमें 8 बॉल्स में से हम लोग को एक बॉल पिक करना है जो हमारा क्या है रेड बॉल होना चाहिए। सो टोटल प्रोबेबिलिटी यहाँ पे 8 हो गया
और जो मतलब ये क्या हो जाएगा, हम लोग पास ऑप्शन कितना है 5, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5/8। सो इस टाइप का ये क्वेश्चन था। सो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सो ये 9th सेक्शंस में आ जाते हैं हम लोग, परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। सो इस टाइप का थोड़ा क्वेश्चन रहता है, इन हाउ मैनी वेज कैन 5 पीपल सिट इन अ रो। सो ये मतलब ये पुराने सेट्स के क्वेश्चन हैं, तो ये आप देख सकते हैं क्या है इसमें पूछा जा रहा है कि जो एक रो में है हम लोग 5 आदमी को किस तरीक़ा से कितना वे में बैठा सकते हैं। तो जो ये अगर हम लोग देखें तो इसमें हम लोग क्या रहेगा, तो मान के चलिए यहाँ पे एक रो दिया हुआ है, ये एक रो दिया हुआ है, इसमें हम लोग को 5 मेंबर्स को बैठाना है। तो हम लोग इसमें किस तरीक़ा से बैठा सकते हैं किसी को भी, तो मान के चलिए हम लोग जो पहला सीट रहेगा उस पर 5 को बैठा दिए, दूसरा पे अब जैसा यहाँ 5 बैठ गया तो बचा कितना, तो दूसरे सीट पे 4 को बैठा सकते हैं, तीसरे पे 3 को बैठा सकते हैं, दूसरे पे जो दूसरा सीट रहेगा उस पर 2 को बैठा सकते हैं, और जो लास्ट रहेगा उसको उस पर 1 को बैठा सकते हैं। तो ये हम लोग का इस टाइप का मतलब ये हो जाएगा, अरेंजमेंट्स हो जाएगा। सो पहला जो सीट रहेगा उस पर चांसेस रहेगा कि हम लोग 5 में से किसी को भी बैठा सकते हैं। फिर जब दूसरी सीट पे जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ऑलरेडी बैठ चुका है जो भी था। सो हमारे पास यहाँ पे 4 मेंबर्स बचे, तो 4 मेंबर्स में से हम लोग किसी को बैठा देंगे, तो यहाँ पे भी एक बैठ जाएगा। फिर जो तीसरी सीट पे जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास 3 मेंबर्स रहेंगे, तो उसमें भी किसी एक को बैठा देंगे। फिर हमारे पास 2 मेंबर्स बचे, तो उसमें भी एक को बैठा दिए। फिर जो लास्ट रहा तो वो वहाँ पर बैठ जाएगा। तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1। सो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 120 हो जाएगा। सो आप देख सकते हो इसका आंसर हम लोग मिला लेते हैं। सो इसका आंसर जो देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं 120 इसका आंसर दिया हुआ है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हाउ मैनी 3 लेटर वर्ड कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम दी वर्ड कंप्यूटर। सो मेनली इसमें क्या क्वेश्चन दिया हुआ है कि इसमें से ये जो कंप्यूटर वर्ड है उसका हम लोग कितने वे में मतलब 3 वर्ड का हम लोग कितना मतलब वो बना सकते हैं, वर्ड्स बना सकते हैं। सो इसमें कैसे हम लोग निकालेंगे, तो इसके लिए हम लोग अपने शीट पे चलते हैं, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या रहेगा, सो हम लोग का ये जो है परमुटेशंस का क्वेश्चन है, तो इसमें क्या दिया हुआ है, जो हम लोग कंप्यूटर है COMPUTER। सो ये जो है ये टोटल आपका 8 वर्ड्स का है। सो 8 वर्ड्स का ये हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें 3 वर्ड्स का जो है उसको हम लोग को अरेंज करना है। सो क्या है 1 2 3, हम लोग 3 वर्ड्स को हम लोग कितना बार अरेंज करके नया वर्ड्स बना सकते हैं, इसमें ये पूछा जा रहा है। सो हम लोग बात कर ले तो क्या है हमारा 8, हम लोग यहाँ पे परमुटेशंस इसमें लगेगा, तो 8p3 इसका फार्मूला होगा। तो इसका फार्मूला क्या आ जाएगा 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 8 - 3 फैक्टोरियल। सो ये आपका इसका फार्मूला हो गया, क्या है जो ऊपर जो 8 फैक्टोरियल रहेगा 8 फैक्टोरियल रहेगा, नीचे जो 3 रहेगा तो जो टोटल ऊपर रहता है उसमें से 3 को माइनस कर देंगे, तो इसका मतलब आ गया यहाँ पे 8 फैक्टोरियल माइनस 8 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 8 - 3 फैक्टोरियल। सो हो जाएगा इसका 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल, इसका आंसर हो गया। तो इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो 8 × 7 × 6 × 5 फैक्टोरियल। सो ये 5 फैक्टोरियल और नीचे में डिवीजन में हो गया 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट गया, तो 8 × 7 × 6 जो हो जाएगा उसका वैल्यू जाएगा 336। सो इसका आंसर हो जाएगा 336। सो हम लोग आंसर मिला लेते हैं एक बार। सो इसका आंसर क्या हो गया, तो इसका आंसर हो गया यहाँ से आप देख सकते हैं 336। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग का क्या है, नंबर सिस्टम का ये क्वेश्चन है। सो व्हाट इज़ द LCM ऑफ 12, 15 एंड 18। सो इसका LCM निकालना है कि 12, 15 एंड 18 का LCM क्या होगा। सो ये थोड़ा मतलब मैं दिखाता हूँ इसको कैसे सॉल्व करना है। सो हम लोग शीट पे चलते हैं, ये हमारा शीट आ गया, इसमें हम लोग देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। तो हम लोग जब बात करें तो इसका पहले हम लोग प्राइम फैक्टोरियल निकालेंगे कि इसका प्राइम फैक्टोरियल्स क्या होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन सॉरी। सो प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए क्या होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो हम लोग इसको 12 को कैसे प्राइम फैक्टराइज कर सकते हैं, तो 12 को हम लोग लिख सकते हैं 2² × 3। सो क्या हो जाएगा 2² 4 × 3 12 हो गया। 15 जो था हमारा 15 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो 3 × 5 ये हो गया हमारा। और नेक्स्ट हम लोग देखें तो 18 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, सो 18 को हम लोग का क्या 2 × 3²। सो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 9 × 2 क्या हो गया, तो आपका 18 हो जाएगा। सो हम लोग देखेंगे कैसे इसका मतलब ये निकालना है प्राइम फैक्टोरियल। तो इसका LCM हम लोग कैसे निकालेंगे, LCM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2²
इंटू क्या हो गया 3 स्क्वायर, और इंटू जो भी लास्ट क्या बच गया आपका, तो यहाँ पे 5 बच गया, तो हम लोग 5 लिख देंगे। जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा इसका 4 इंटू 9 इंटू 5, सो इसका आंसर क्या हो जाएगा 180। सो इसका 180 आंसर हो गया। हम लोग देखते हैं इसमें वेरीफाई करते हैं क्या है। सो जब आप यहाँ वेरीफाई करोगे तो देख सकते हैं इसका जो एलसीएम निकलेगा वो 180 निकलेगा। सो ये था हमारा एलसीएम का। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो क्या है, फाइंड दी HCF ऑफ 24, 36 एंड 48। सो इसका आंसर कैसे निकालना है हम लोग वो देख लेते हैं। सो इसका आंसर निकालने के लिए क्या रहेगा, सो यहाँ पर हम लोग इसका आंसर निकाल लेते हैं। सो मेनली क्या है, सो इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशंस निकालेंगे, तो प्राइम फैक्टराइजेशंस क्या हो जाएगा इसका। सो 24 था, तो 24 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 का क्यूब इंटू 3 लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, इंटू 3 करेंगे तो 24 हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखें तो 36 इज इक्वल टू हम लोग करें तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर कर सकते हैं हम लोग। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 4, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 9 4 जा 36 होता है। नेक्स्ट हम लोग देखें तो 48 दिया हुआ है। 48 का क्या था, 2 का हम लोग टू द पावर 4 कर लेंगे इंटू 3। सो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं वैल्यू। सो हम लोग जब हम लोग का इसका निकालेंगे, इसमें से हम लोग क्या करना है, जो भी लोएस्ट जो वैल्यू रहेगा उसको लेना है। सो हम लोग जब देखें तो क्या क्या इसका लोएस्ट वैल्यू है, तो इसमें 3 है, इसमें 2 का स्क्वायर है और इसमें 3 है। तो इसका जब हम लोग HCF निकालेंगे तो HCF के लिए क्या हो जाएगा, HCF इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर इंटू 3। सो ये हो गया 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12। सो ये हो गया आपका HCF इसका। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, पहले एक बार वेरीफाई कर लेते हैं जो भी हमारा आंसर था वो करेक्ट है या नहीं। सो जैसे देख सकते हैं इसका आंसर 12 दिया हुआ है। सो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो ये क्या है, जो सेक्शन है एलजिब्रा का, मतलब यहाँ से आया हुआ है। तो एलजिब्रा का क्या रहेगा, पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इफ़ x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 12 फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। सो इसमें क्या बोला जा रहा है कि x प्लस वाई का वैल्यू जो 10 दिया हुआ है और x माइनस वाई का वैल्यू 2 दिया हुआ है। सो मैं पहले इसको इरेज कर लेता हूँ। सो क्या दिया हुआ था, x प्लस वाई जो दिया हुआ है वो 10 दिया हुआ है, दूसरा x माइनस वाई जो दिया हुआ है वो 12 दिया हुआ है। तो हमको x एंड y का वैल्यू निकालना है। तो पहले हम लोग क्या कर लेंगे, डायरेक्ट यहाँ से ये कर सकते हैं x प्लस वाई, फिर इसको क्या करेंगे प्लस कर देंगे। सो x माइनस वाई, तो इसका अल्टर वैल्यू क्या हो जाएगा 10 प्लस 2। फिर यहाँ पे जब देखें तो x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई हम लोग ब्रैकेट हटा देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 12। सो इसमें क्या है y माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल हो गया तो बचा 2x। सो 2x इज इक्वल टू 12। x का वैल्यू क्या हो गया हमारे पास 6 आ गया। सो ये आप देख सकते हैं x का वैल्यू 6 हो गया। अब हम लोग इस x के वैल्यू को यहाँ पे पुट कर सकते हो और यहाँ पे पुट कर सकते हो, तो आपके ऊपर है, आप कहीं भी वैल्यू पुट करके निकाल सकते हो। तो हम लोग x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 में पुट करेंगे, तो x का वैल्यू क्या था 6 निकला है, y का y इज इक्वल टू 10। सो इसमें क्या हो जाएगा, y को हम लोग इधर रखते हैं, 10 माइनस 6 इज इक्वल टू हो गया 4। सो y का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है। ये आपका हो गया आंसर, x इज इक्वल टू 6 y इज इक्वल टू 4। सो आप यहाँ से मिला सकते हो। सो इसका आंसर यहाँ पे अगर आप चेक करो तो देख सकते हैं x इज इक्वल टू 6 y इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें तो इसको सॉल्व करना कैसे करना है। तो 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 11 दिया हुआ है, तो हम लोग इसको देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। सो 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 11 दिया हुआ है, इसमें से x का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 3, हम लोग 3 को उधर भेज देंगे तो हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 8। x का वैल्यू क्या हो गया, यहाँ से x का वैल्यू 4 आ गया। सो ये सब का बेसिक्स क्वेश्चन मतलब कभी कभी पूछता है। तो जो भी मतलब ये सब जितना भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ ये सारा ऑलरेडी प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया था वो सब क्वेश्चन है। सो हम लोग अब नेक्स्ट पे चलते हैं। सो ज्योमेट्री का हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ए सर्कल विथ रेडियस 7 सेंटीमीटर। सो इसमें क्या है, एरिया ऑफ सर्कल बताना है जिसका रेडियस दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। सो इसका कैसे कैलकुलेट करेंगे, सो इसके लिए आपको एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। सो एरिया ऑफ सर्कल अभी जैसे बहुत लोग कन्फ्यूज़ हो गए होंगे, क्या है कि हम लोग बहुत पहले पढ़े हुए थे तो इस हम लोग को याद नहीं रहता है। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। सो कुछ मतलब बेसिक्स क्वेश्चंस रहते हैं लेकिन सबके दिमाग में रहता नहीं, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस आने वाले ये रहेंगे वो रहेंगे, वो लोग बेसिक्स भी नहीं याद रख पाते हैं, तो इस वजह से ये है, आप देख सकते हो। तो पाई का वैल्यू क्या होता है 22
डिवाइडेड बाई 7। हम लोग का आर रेडियस का वैल्यू कितना दिया होता है, 7 दिया होता है, 7 का स्क्वायर, तो 7 स्क्वायर को हम लोग 7 इंटू 7 ऐसे 2 बार लिख सकते हैं। तो ये 7 से ये 7 कट गया, कितना बचा हमारा वैल्यू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों हो रहा है, यहाँ पे 7 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर था, तो 7 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, मतलब यहाँ पे ये 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगर आप वहाँ पे जब देखोगे तो वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस में ऐसे भी दिए रहेंगे 154 सेंटीमीटर, दूसरा में कुछ में दिया होगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन दिया होगा 154 सेंटीमीटर क्यूब, इस टाइप से देता है। तो आप ध्यान दें कि हमेशा क्वेश्चंस आसान रहते हैं, लेकिन बच्चे जो क्या रहते हैं हड़बड़ी में गलत ऑप्शंस को सिलेक्ट कर लेते हैं। सो ये आप ध्यान देकर सिलेक्ट कीजिएगा और हमेशा क्वेश्चन को पहले सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद ही सिलेक्ट कीजिएगा। व्हाट इज़ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल विथ लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 6 सेंटीमीटर। सो ये आप देख सकते हैं। सो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, सो पेरीमीटर्स का फॉर्मूला क्या होता है। सो पेरीमीटर्स में हम लोग देखें तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की हम लोग बात कर लें। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल तो उसका होता है 2 इंटू एल प्लस बी। सो ये होता है इसका पेरीमीटर। तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 हमारा ये हो गया, लेंथ कितना दिया हुआ था 8 दिया हुआ था, ब्रेथ कितना दिया हुआ था 6 दिया हुआ था। सो इसका जो वैल्यू क्या हो जाएगा 2 इंटू 14, सो 28 सेंटीमीटर इसका रहेगा। अब जैसा देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग का सिर्फ सेंटीमीटर आया, पिछले क्वेश्चन में क्या था सेंटीमीटर स्क्वायर्स में आया था आंसर। सो क्यों आया था, क्योंकि यहाँ पे रेडियस था और रेडियस जब मल्टीप्लाई हुआ था इस वजह से स्क्वायर हुआ था। यहाँ पे क्या हो रहा है 8 प्लस ये हो रहा है ब्रेथ हो रहा है, तो इस वजह से मतलब यहाँ पे आपका सिर्फ सेंटीमीटर ही आएगा इसका आंसर। सो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मिसलेनियस मेंसुरेशंस के क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या क्या है। सो मेंसुरेशंस का पहला क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो क्वेश्चन नंबर 25 है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब विथ साइड 5 सेंटीमीटर। सो मेनली इसमें क्या बोला जा रहा है कि एक क्यूब है उसका मतलब वॉल्यूम फाइंड करना है। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है वी क्यूब, ऐसा आप मतलब बोल सकते हो। तो इसमें क्या आपका वी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, जो 5 का क्यूब होगा तो 5 इंटू 5 तो हो जाएगा 25 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 125 सेंटीमीटर क्यूब। सो जैसा आप देख सकते हैं यहाँ 3 बार है, इस वजह से ये क्यूब में चला गया। तो हमेशा ये ध्यान दीजिएगा जब भी ऑप्शन सेलेक्ट करें तो आप हमेशा से आपको सही से सेलेक्ट करना है। सो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्या है। सो व्हाट इज़ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर विथ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड हाइट 7 सेंटीमीटर। सो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसका हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना है सिलेंडर का। सो हम लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं क्या है, सो कर्व सरफेस एरिया, सो कर्व सरफेस एरिया CSA लिख लिए। इसका क्या हो जाएगा, सो इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई r h। सो ये होगा इसका फॉर्मूला। सो इसमें क्या हो गया 2 का वैल्यू यहाँ पे 2 हो गया, पाई का वैल्यू हम लोग कितना बताया 22/7 और 3.44 आप करके ऐसे लिख सकते हो। और यहाँ पे रेडियस कितना दिया होता 3 दिया हुआ था। इसका हाइट क्या हो जाएगा, हाइट था 7। सो अगर हम यहाँ देखें तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, सो यहाँ से 7 से 7 कट गया। सो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका भी आंसर होगा। इसका स्क्वायर क्यों आया, रेडियस आपका सेंटीमीटर में दिया था और जो हाइट दिया था वो भी सेंटीमीटर में दिया होता, तो इसी वजह से सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। सो देखिए मेनली क्वेश्चंस बेसिक्स भी पूछते हैं उसमें, लेकिन क्या रहता है उस टाइम स्टूडेंट्स को फार्मूला याद नहीं आता है कि क्या क्या फार्मूला था क्या नहीं था। सो वो बहुत प्रॉब्लम होता है। सो ये था मेनली आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे। सो नेक्स्ट जो 14th हमारा टॉपिक है, सो डेटा इंटरप्रिटेशंस का ये टॉपिक है। सो ये थोड़ा मतलब कॉम्प्लेक्स टाइप का रहता है, वो हम लोग देख लेते हैं। सो 27th का क्वेश्चन क्या है, इफ़ ए पाई चार्ट शोज 30% ऑफ कैटेगरी ए, व्हाट इज़ द एंगल फॉर दिस कैटेगरी। सो ये क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। सो हम लोग अपने शीट पे चलेंगे। सो इसमें क्या दिया हुआ है, सो इसको सॉल्व कैसे करना रहेगा। तो मेनली क्या है कि अगर हम लोग बात कर लें कि जो सर्कल का जो एंगल रहता है वो कितना होता है, तो ये हो जाएगा 360 डिग्री टोटल होता है। तो इसमें हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ये जो हमारा ये चार्ट था पाई चार्ट था उसमें हम लोग का 30% से दिखा रहा था। सो जो 30% हम लोग बात कर लें तो 30% कितना हो गया 30 इंटू 360 जो इसका हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या हो गया 30 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 360। सो जब हम लोग इसको निकालें इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 108 डिग्री। सो ये आपका था
जो 30% आपका जो चार्ट शो हो रहा था उसका ये जो डिग्री में अगर हम लोग देख लें तो 180 डिग्री उसका वैल्यू होगा। सो जैसा देख सकते हैं व्हाट इज़ द एंगल ऑफ दिस कैटेगरी। सो ये इसका हो जाएगा वैल्यू 108। नेक्स्ट पे चलते हैं। इन ए बार ग्राफ इफ़ अ हाइट ऑफ बार represents 50 and the scale is 1 centimeter equals 10 unit, what is the height of the bar। सो मिली यहाँ देख सकते हैं इन बार ग्राफ का बात किया जा रहा। हाईएस्ट जो बार रहा है उसका 50 सेंटीमीटर का मतलब ये है। सो अगर उसका स्केल जो है 1 सेंटीमीटर का जो यूनिट है 1 सेंटीमीटर जो है उसका 10 यूनिट्स माना जा रहा है। तो इसमें हम लोग को मतलब वही बताना है कि व्हाट इज़ दी हाइट ऑफ दी बार। सो हाइट का जो बार है वो कितना होगा। सो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कैसे है। सो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हाइट क्या दिया हुआ था, हाइट जो भी दिया हुआ है वो 50 दिया हुआ है हाईएस्ट का। और जो भी हमारा यूनिट्स कैसे दिया हुआ है तो यूनिट क्या दिया हुआ है हमारा, तो यूनिट दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 यूनिट्स। तो हमको इसमें वही जैसे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 यूनिट्स, तो हम लोग को वही बताना है कि जो हाइट बार का जो हाइट है वो कितना होगा सेंटीमीटर्स में। तो डायरेक्ट इसका यही हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। सो जो बार का हाइट है वो 10 सेंटीमीटर का है, ये आप देख सकते हैं। सो हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं आंसर इसका क्या है। सो इसका अगर हम आंसर देखें तो इसका 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। सो ये था इसका आंसर। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग सीरीज़ एंड सीक्वेंस पे। सो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द नेक्स्ट टर्न इन दिस सीरीज़। सो इसका सीरीज़ क्या दिया 2 6 12 20। सो इस टाइप का ये सीरीज़ दिया हुआ है। इसका नेक्स्ट नंबर क्या होगा वो हमें फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, सो इसको फाइंड करने के लिए हम लोग आते हैं अपने शीट में। सो पहला नंबर क्या दिया हुआ है वो 2 दिया था, दूसरा क्या था 6 था, तीसरा क्या था 12 था, चौथा क्या था 20 था। नेक्स्ट हम लोग को निकालना है कि जो नेक्स्ट वैल्यू है वो कितना है। सो इसको हम लोग को कैसे कैसे ढूंढेंगे, क्या हो जाता है इसका सीक्वेंस। सो क्या अगर हम लोग देखें तो 6 - 2 अगर हम लोग करें इसका हो गया 4। 12 माइनस अगर हम लोग 6 करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 हो जाएगा डिफरेंस। फिर अगर हम लोग देखें 20 - 12 तो इसका हो जाएगा 8। सो जो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये 2 के डिफरेंसेस पे चल रहा है। तो अगर हम लोग आगे देखें तो 4 + 2 हो गया 6, 6 + 2 हो गया 8, 8 पे अगर हम लोग +2 करेंगे तो ये हमारा डिफरेंस 10 आना चाहिए। तो मेनली क्या हो गया, तो ये जो अगर हम लोग देखें तो जैसे देख सकते हैं जो ये वैल्यू इधर था वो लास्ट में ऐसे आ रहा, तो हम लोग यहाँ पे 20 कर दिए। तो हम लोग कितना से माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा, तो हम लोग का जो वैल्यू है वो 30 हो जाएगा। सो जो ये अननोन वैल्यू है वो 30 हो जाएगा। हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं। जो आप वेरीफाई करोगे तो यहाँ देख सकते हैं जो नेक्स्ट वैल्यू था उसका वैल्यू 30 दिया हुआ है। सो ये था इसका। हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें व्हाट इज़ दी 10th टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोपोगेशंस। सो 3 7 11 15। वैसे इसका बताना है जो आगे जो जब सीरीज़ बढ़ते जा रहा है तो इसका जो 10th नंबर पे जो वैल्यू आने वाला है उसका वैल्यू क्या होगा। सो हम लोग ये APGP जो हम लोग 10th में पढ़े थे उस टाइप का ये क्वेश्चन है। सो इसको हम लोग देख लेते हैं इसका फॉर्मूला कैसे लगता है। सो इसका फॉर्मूला क्या लगता है तो पहले हम लोग देखते हैं 3 दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, 11 दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, डॉट डॉट करके दिया हुआ था। सो इसमें क्या था, ए का वैल्यू हमारा कितना था, ए का वैल्यू था 3। और हम लोग नेक्स्ट बात कर ले तो इसमें कॉमन अगर हम लोग देखें डिफरेंसेस क्या है तो कॉमन डिफरेंसेस के लिए हम लोग देख सकते हैं कि क्या D = क्या हो जाता है, ए जो है A2 - A1 करेंगे या फिर A3 - A2 करेंगे। तो कुछ भी आप करके देख सकते हो। जैसे देख सकते हैं 7 - 3 किए तो उसका वैल्यू 4 आया। अगर हम लोग देखें 11 - 7 करेंगे तो इसका वैल्यू 4 आएगा। 15 - 11 करेंगे तो इसका वैल्यू 4 आएगा। सो जो अगर हम लोग कॉमन डिफरेंसेस देखें तो इसका वैल्यू 4 आ रहा है। तो हम लोग को इसमें AP का फार्मूला लगाना है। सो AP का फार्मूला क्या होता है, A of n इज इक्वल टू A + n - 1 × D। सो ये इसका AP का फार्मूला होता है। इसमें कैसे करना है तो A of 10 हम लोग जब डालेंगे तो A of 10 का क्या हो जाएगा। सो A of 10 क्या हो जाएगा A, इसमें हो जाएगा A का वैल्यू 3 प्लस किए n क्या है हमारा, तो n का वैल्यू हम लोग 10 डाले हैं, 10 - 1 × D का क्या है वैल्यू, D का वैल्यू 4 है। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा 3 + 36 इज इक्वल टू हो जाएगा 39। सो ये इसका वैल्यू हो गया। सो हम लोग इसका वैल्यू वेरीफाई कर लेते हैं, वैल्यू क्या है इसका आंसर। सो जब हम लोग चेक करेंगे
तो इसका जो अर्थमेटिक प्रोपोगेशन का वैल्यू था वो 39 आया है, ये आप देख सकते हैं। सो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। सो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो लॉगरिथम के ऊपर है। सो इसका वैल्यूज़ बताना रहेगा कि इसका वैल्यूज़ क्या होता है क्या नहीं। सो इसको हम लोग देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। सो क्वेश्चंस क्या है, 31st क्वेश्चन हम लोग देखें। इफ़ log 10 log बेस, सो ये जो रहता है उसको बेस बोलते हैं, log बेस 10 100 का वैल्यू इज इक्वल टू एक्स, फाइंड एक्स। सो मेनली इसमें क्या है, इफ़ log बेस 10 100 इज इक्वल टू एक्स दिया तो एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। एक्स का वैल्यू कैसे निकलेगा, सो इसमें हम लोग कैसे निकालते हैं इसको देख लेते हैं। सो इसका निकालने का जो तरीका है, पहले मैं शीट को इरेज कर लेता हूँ एक बार। सो जस्ट अ मोमेंट। सो जो हमारा क्वेश्चन था वो हम लोग देख लेते क्या था कि log बेस 10 ऑफ 100 इज इक्वल टू दिया हुआ है x। सो हमको x का वैल्यू फाइंड करना है। तो हम लोग क्या ऐसे करते हैं, सिंस हम लोग कैसे लिख सकते हैं, जो हम लोग का 100 था उसको हम लोग 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100 होता है। सो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग ऐसे एज्यूम कर सकते हैं कि जो भी था जैसा 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 100। सो देयरफॉर क्या हो जाएगा, log ऑफ 10 ऑफ 100 क्या हो गया इज इक्वल टू, इसका वैल्यू हो जाएगा 2। सो द आंसर क्या होगा इसका, 2 हो जाता है इसका आंसर। सो क्योंकि बेस का जो क्या है, बेस का पावर ये दिया हुआ है और इसका जब हम लोग का जो बेस रहता है वो 2 का लेके चलते हैं हम लोग, तो इसका वैल्यू इसका 100 आएगा। तो इसकी वजह से इसका आंसर हो जाएगा log बेस 10 ऑफ 100 इज इक्वल टू, इसका वैल्यू हो जाता है 2। सो जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पे तो इसका वैल्यू क्या होता है, 2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सिंप्लीफाई log बेस 2 ऑफ 8 प्लस log बेस 2 ऑफ 4। सो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा ये हम लोग देख लेते हैं। सो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे। सो अगर हम लोग बात कर लें तो क्या हम लोग, log बेस 2 ऑफ 8 प्लस log बेस 2 ऑफ 4। सो जैसा हम लोग पिछले क्वेश्चन में देखें, जैसे इसमें कैसे था वैसे ही इसको भी निकालना है। तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, जो 8 है उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 का हम लोग क्यूब लिख सकते हैं। और जो नेक्स्ट बात करें तो ये 4 है तो 4 को हम लोग 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो जो भी हमारा है तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, मतलब जो ये हमारा ये पार्ट है उसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, log 2 8 है जो भी उसको हम लोग 3 लिख सकते हैं। फिर और जो दूसरा था log 2 ऑफ 4 जो था उसको हम लोग 2 लिख सकते हैं। सो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जब हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो 3 प्लस 2 इज इक्वल टू, इसका वैल्यू हो जाएगा 5। सो ये आप देख सकते हैं इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है, इसका वैल्यू अगर वेरीफाई करें तो इसका वैल्यू 5 दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो एज प्रॉब्लम्स का ये क्वेश्चन दिया हुआ है। सो इसको क्या है, ए फादर इज़ 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। सो जो क्या है, एक फादर है उनका जो एज है उनके सन से 3 टाइम ज़्यादा है। आफ्टर 15 ईयर्स ही, जैसे यह देख सकते हैं, आफ्टर 15 ईयर ही विल बी ट्वाइस एज ओल्ड, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। सो मेनली क्या इसमें बोल रहा है कि एक जो पिता हैं उनका जो एज है 3 टाइम उनके सन से ज़्यादा है, और यही क्या है नेक्स्ट 15 ईयर्स के बाद जो पिता का एज रहेगा उसके सन से मतलब ट्वाइस रहेगा। अभी थ्राइस है लेकिन बाद में वो ट्वाइस हो जाएगा। तो इसको हम लोग देखते हैं इसको कैसे निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हम लोग शीट पे चलते हैं। सो इसको देखते हैं क्या करना है। सो इसको क्या है, पहले अभी क्या दिया हुआ है, जो सन का एज है, मान के चलिए सन का जो एज है वो यहाँ पे सॉरी, जैसा जो भी मतलब फादर का एज जो भी दिया हुआ है, फादर का जो एज है वो 3 टाइम है उसके सन से, सन को हम लोग एक्स मान लेते हैं। सो मेनली क्या है कि जो अभी फादर का एज है वो 3 टाइम्स मोर है उसके सन से। सो आफ्टर 15 ईयर्स क्या हो जाएगा, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3x प्लस 15। ओके, ये 15 ईयर हम लोग ऐड किए। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो उसमें दिया होता है उसका जो पापा का एज रहेगा वो ट्वाइस हो जाएगा इसके सन के एज से। सो अभी जो सन का पहले क्या था कि एक्स जो था अभी जो प्रेजेंट है वो 3 टाइम्स है, लेकिन 15 साल के बाद क्या हो रहा है कि जो उसके पापा का जो एज हो रहा है वो उसके सन से ट्वाइस हो जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग 2 इंटू करेंगे, जो फिर सन का एज है प्लस 15 ईयर्स को हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो इसका क्या आ जाएगा 3x प्लस 15 इज इक्वल टू 2x प्लस
30। सो जब हम लोग x का यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 30 माइनस 15। यहाँ पे 2x माइनस, यहाँ पे जब करेंगे 3x माइनस 2x तो x बचेगा और x का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 15। सो क्या है, जो सन का एज है वो 15 ईयर्स का है अभी, और जो उसके पापा का एज हम लोग निकालें, जब हम लोग यहाँ पे 3 का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, फादर का जो एज दिया हुआ है 3x दिया हुआ है तो हो जाएगा 3 इंटू 15 इज इक्वल टू 45। सो जो अगर हम लोग करेंट एज की बात कर लें तो देख सकते हैं अभी सन का जो एज था वो 15 ईयर्स का है, तो उसके पापा जो है उसके थ्राइस हैं, तो जो उनके पापा का एज 45 ईयर्स का है। सो अगर वही हम लोग 15 साल के बाद बात कर लें तो 15 साल अगर हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे तो 15 प्लस 15 इज इक्वल टू हो जाएगा 30, और जब हम लोग इसमें और 15 साल ऐड करेंगे तो हो जाएगा 45 प्लस 15 इज इक्वल टू 60। सो जो क्वेश्चंस में जैसे बताया था वैसे ही हुआ, जो अभी प्रेजेंट एज है वो 40 मतलब 3 टाइम्स ज़्यादा है, लेकिन 15 साल के बाद जो एज हो जाएगा वो मतलब इक्वल्स मतलब ट्वाइस हो जाएगा। सो जो अभी सन का एज जो हो जाएगा 15 साल बाद जो 30 साल का हो जाएगा, और उसके पापा का जो एज हो जाएगा वो 60 ईयर्स के हो जाएंगे। ये आप देख सकते हैं आंसर। सो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। सो ये हमारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सो जो हम लोग देखें, द सम ऑफ एज ऑफ ए एंड बी इज़ 50, ए इज़ 10 ईयर ओल्डर देन बी, फाइंड द एजेस। सो मेनली क्या है कि जो सम बात कर ले, एवरेज सम ऑफ एजेस की बात कर ले, तो जब ए एंड बी का जो हम लोग सम कर रहे हैं तो उसका क्या आ रहा है, वैल्यू 50 आ रहा है, और जो जैसा यहाँ देख सकते हैं आप कि अभी क्या है, ए प्लस बी जो है उसका वैल्यू आ रहा है 50, लेकिन जो ए जो है वो आपका 10 साल बड़ा है बी से। सो ये आप देख सकते हैं इसका वैल्यू ऐसे हो जाएगा। तो हम लोग मतलब एज को हम लोग एज्यूम कर लेते हैं एक्स, जो बी का एज है उसको हम लोग एक्स एज्यूम कर लेते हैं। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, सो मान के चलिए हम लोग बी को जब एक्स एज्यूम कर लिए तो ए क्या है, ए जो है बी से 10 साल बड़ा है। सो ये हम लोग ए का एज हो गया। अब हम लोग जब इसको सम करेंगे तो क्या हो जाए, तो ए का ए प्लस बी इज इक्वल टू जो भी था इसको हटाए, ये हो गया 50। सो मेनली क्या हो रहा है, तो ए का जो एज अभी क्या हो रहा है, जो पहले यहाँ पे बी का हो गया एक्स, ए जो है बी से 10 साल बड़ा है, यहाँ पे हम लोग 10x कर देंगे, इसको प्लस करेंगे, इसको हो जाएगा 50। सो यहाँ पे जो लोग 2x इज इक्वल टू हो गया आपका 50 माइनस 10। सो 2x जो भी हो गया यहाँ पे 40, x का वैल्यू क्या आ गया, x का वैल्यू आ गया आपको 20। सो x का वैल्यू क्या है, तो x का वैल्यू b है, तो b का जो एज है आपका वो दिया हुआ है 20 हो जाएगा। a का वैल्यू क्या हो जाएगा 20 प्लस एक्स, मतलब 20 प्लस 10, x का वैल्यू 20 है, x का, और जो पहले से जो था a जो है 10 साल बड़ा है तो यहाँ पे 10 कर देंगे, तो a का जो वैल्यू हो जाएगा वो 30 हो जाएगा। सो हम लोग आंसर शीट पे आप चेक कर सकते हो। सो जो भी वैल्यू दिया हुआ है, सो क्या है, ए का वैल्यू 30 दिया हुआ है, बी का वैल्यू 20 दिया हुआ है, आप देख सकते हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोट एंड स्ट्रीम्स। सो ये क्वेश्चन है हमेशा पूछता है, लाइक जो बोट वाला जो क्वेश्चन है कि अप स्ट्रीम्स है डाउन स्ट्रीम्स का, ये सब जो क्वेश्चन रहता है वो सब हमेशा आते रहते हैं एग्जाम्स में। सो इसमें हम लोग देख सकते हैं इसको आंसर्स में मतलब इसको कैसे सॉल्व करना है। ए बोट ट्रैवल 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 2 आवर्स एंड अप स्ट्रीम इन 4 आवर्स, फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्ट्रेट वाटर। सो मेनली क्या है कि जो डाउन स्ट्रीम है, सो उसमें जो उसका स्पीड है, सो हम लोग सीट को इरेज कर लेते हैं एक बार। सो इसमें देखते हैं क्या था, तो डाउन स्ट्रीम का हम लोग देख ले तो क्या था, डाउन स्ट्रीम में क्या दिया हुआ था, 20 किलोमीटर जो है वो चल रहा है, मतलब ये है 20 किलोमीटर 2 आवर्स में वो डिस्टेंस कवर कर ले रहा है। तो हम लोग 1 घंटे में हम लोग का कितना, तो 1 घंटे में 10 किलोमीटर्स मतलब पर आवर के स्पीड से ये चलेगा। सो जैसा था क्वेश्चन क्या था, मैं क्वेश्चन एक बार और दिखा देता हूँ आपको। सो ए बोट ट्रेवल 20 किलोमीटर्स डाउन स्ट्रीम इन 2 आवर्स। सो जो 20 किलोमीटर्स है वो 2 आवर्स में कवर कर रहा है, एंड अप स्ट्रीम में वो 4 आवर्स ले रहा है, मतलब उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए। सो ये था हमारा। डाउन स्ट्रीम में वो जो चल रहा है तो उसका स्पीड क्या हो जा रहा है, 10 किलोमीटर पर आवर्स का हो जा रहा है। वही अगर हम लोग अप स्ट्रीम की बात कर ले तो अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, तो अप स्ट्रीम में वो 20 किलोमीटर्स कवर कर रहा है लेकिन 4 आवर्स में, तो ये इसका हो जाएगा 5 किलोमीटर्स पर आवर्स के स्पीड से चल रहा है। तो ये अप था, ये डाउन था। तो हम लोग अब स्टे वाटर्स का निकाल, मतलब जो पानी कुछ नहीं है, ना अप स्ट्रीम है ना डाउन स्ट्रीम है, सो उसमें कैसे रहेगा, तो हम लोग इसका स्टे वाटर्स का निकाल लेते हैं स्टिल वाटर्स में। सो स्टिल वाटर्स में क्या हो जाएगा, तो हम लोग का
क्या है, यहाँ पे जब हम लोग देखें तो ये हो जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से चल रहा है प्लस 5 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से। सो मेनली क्या है, हम लोग दोनों का जो निकला है वैल्यू उसको हम लोग करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये हम लोग पहले एक डाउन स्ट्रीम का ले लेते हैं, उसमें फिर प्लस कर देंगे अप स्ट्रीम का। सो ये जो एक बार डाउन स्ट्रीम था फिर एक बार अप स्ट्रीम का हुआ, तो ये दो डिस्टेंसेस को कवर कर रहा है, इसके लिए हम लोग इसको 2 से डिवाइडेड कर देंगे। सो इसका क्या हो जाएगा, सो 10 + 5 हो गया 15 डिवाइडेड बाई 2, तो 7.5 इसका किलोमीटर पर आवर रहेगा स्टिल वाटर्स में। सो मेनली आप जैसा देख सकते हो डाउन स्ट्रीम में क्या था कि ये 10 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से चल रहा था, और अप स्ट्रीम में ये 5 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से चल रहा था। सो हम लोगों ने दोनों का स्पीड को सम किया और 2 से डिवाइड कर दिया, तो उसका मतलब स्टिल वाटर का स्पीड आ जाएगा कि स्टिल वाटर पे ये इतने स्पीड्स पे चल रहा है। सो ये था हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है, क्या है। पहले इसका आंसर हम लोग देखें तो 7.5 किलोमीटर्स आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ़ द स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर इज़ 15 किलोमीटर पर आवर्स एंड द स्पीड ऑफ स्टीम इज़ 3 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द डाउन स्ट्रीम स्पीड। सो मेनली अगर हम लोग देखें तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी है। अगर आप यहाँ पे जैसे अगर समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को तो ये बहुत ही ईजी है। तो हम लोग देखें क्या है कि क्या है, स्टिल वाटर की हम लोग बात कर ले तो स्टिल वाटर में जैसे हम लोग देखेंगे तो इसका स्पीड क्या है, बोट का स्पीड। तो बोट का स्पीड क्या है स्टिल वाटर में 15 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। और स्टीम की अगर हम लोग स्पीड की बात कर ले तो स्ट्रीम की स्पीड की अगर हम लोग बात कर ले तो इसका दिया हुआ है 3 किलोमीटर पर आवर। तो डाउन स्ट्रीम का क्या होता है, सो डाउन स्ट्रीम की अगर हम लोग बात कर ले स्पीड, तो डाउन स्ट्रीम का क्या होता है, तो बोट का स्पीड प्लस जो डाउन मतलब स्टीम का जो स्पीड है वो दोनों एक साथ प्लस हो जाता है। सो ये आप देख सकते हैं। तो इस अभी बोट का स्पीड क्या है हमारा 15 है, प्लस जो स्टीम का स्पीड क्या है वो 3 है, तो ये इसका टोटल क्या हो जाएगा 18 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से ये चल रहा है। तो ये आप देख सकते हो। सो इसका जो वैल्यू क्या हो जाएगा आप देख सकते हैं 18 किलोमीटर्स दिया हुआ होगा। सो ये आप देख सकते हो, वैल्यू वेरीफाई कर सकते हो। तो मेनली जब डाउन स्ट्रीम पूछा जाएगा तो आपको जो बोट का स्पीड रहेगा उसके अंदर जो स्टीम का स्पीड रहेगा उसको प्लस कर देना है। अगर ये अप स्ट्रीम पूछा जाए तो बोट के स्पीड से जो अप स्ट्रीम है उसको माइनस कर देना है, ये हो जाएगा। सो नेक्स्ट हम लोग सेक्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट सेक्शंस क्या है हमारा, जो 19th सेक्शंस है, मिक्सचर एंड एलिगेशंस का ये क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। सो पहला क्वेश्चन क्या है, इन व्हाट रेशियो, ये मिक्सर्स का एक क्वेश्चन है, इन व्हाट रेशियो शुड राइस एट ₹20 kg 20 रुपीज़ पर kg दिया हुआ है बी मिक्स विथ राइस एट 30 रुपीज़ पर kg टू गेट अ मैक्सिमम वर्थ रुपीज़। सो मैं वर्थ ₹24 पर kg। सो मेनली इसमें क्या बोला जा रहा है कि एक जो राइस का प्राइस है वो 20 kg रुपीज़ दिया हुआ है पर kg, दूसरा जो राइस है उसका जो दिया हुआ है 30 रुपीज़ पर kg दिया हुआ है। सो हमको उसको 24 रुपीज़ पर kg में जैसे हम लोग अगर हम लोग बेच रहे हैं उसको, तो हम लोग क्या प्राइस रखेंगे। सो हम लोग मेनली हम लोग किस रेशियोज़ में इसको मिक्स करेंगे कि हम लोग को प्रॉफिट ज़्यादा होगा। सो अगर हम लोग देखें तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करना है। सो इसको सॉल्व करने का ये तरीका था। सो जो पहला प्राइस का दिया हुआ वो 20 दिया हुआ है, जो दूसरा दिया हुआ है वो 30 दिया हुआ है। सो हम लोग को उसको बेचना कितना में है, सो मैक्सिमम ऑफ 24 में बेचना है दोनों को मिक्स करके। सो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे रेशियोज़। सो क्या करेंगे, जो 30 माइनस 24 ये हम लोग का जो 30 रुपीज़ kg वाला था उसमें से माइनस करेंगे, इस टू करेंगे 24 माइनस 20 वाला। इस टाइप से हमको इसको सॉल्व करना होगा। इसको सॉल्व करने के लिए वही 30 माइनस 24, इसका वैल्यू हो जाएगा 6, इस टू क्या हो गया 24 माइनस 20, तो इसका हो जाएगा 4। सो इसका इस टू क्या हो जाएगा 3:2 के रेशियो में हमको मिक्स करना होगा। तो जो इसका जो एवरेज जो भी वर्थ निकलेगा, वर्थ जो भी निकल रहा है इसका, सो यहाँ पे वर्थ का पूछा जा रहा है कि हम लोग किस रेशियो में मिक्स करें कि इसका वर्थ वैल्यू निकले करेक्ट। सो अगर हम लोग मिक्स करते हैं, जो 2 kg का राइस है उसको 3 उसका 3% रखे, और जो ये है 30 रुपीज़ वाला उसका 2 रखे। तो अगर 3:2 के रेशियो में अगर हम लोग मिक्स करते हैं तो 2 का रेशियो अगर 3 का रेशियो अगर हम लोग 20 kg का रखें और
ये 2 का जो रेशियो है वो 30 kg का रखेंगे हम लोग, तो ये जो वर्थ प्राइस होगा वो 24 रुपीज़ पर kg के हिसाब से होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ए मिक्सचर ऑफ 40 लीटर कंटेनर मिल्क एंड वाटर इन रेशियो 3:1। सो मेनली क्या है, एक कंटेनर है 40 लीटर्स का, सो उसमें क्या है, मिक्सर है वाटर मिल्क एंड वाटर का। हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू मेक द रेशियो 1:1। सो मेनली क्या है कि अभी एक 40 लीटर का जो भी है ये कंटेनर दिया हुआ है मिल्क का, मिल्क एंड वाटर का जो भी कंटेनर है उसमें जो भी रेशियोज़ है, तो उसमें जो भी है अभी 30 जो लीटर है 3:4 है, तो 3 जो इस टू दिया हुआ मिल्क का है और 1 जो है वो वाटर का है। तो हम लोग अब इसमें कितना पानी मिलाएंगे कि इसका जो रेशियो है 1:1 हो जाए। सो मेनली अगर हम लोग बात कर लें यहाँ पे तो क्या है, तो हम लोग अगर देखें तो मिल्क का क्या दिया हुआ है 3:1 दिया हुआ है, 3 जो दिया हुआ मिल्क का दिया हुआ है, 1 जो है वो वाटर का दिया हुआ है। सो 3:1 के रेशियोज़ में हम लोग रख रहे हैं, तो इसको हमको 1:1 के रेशियोज़ में मतलब लेके आना है। तो हम लोग को कितना मतलब उसमें ये रखना होगा, वाटर रखना होगा कि इसका रेशियो 1:1 हो जाए। सो मेनली अगर हम लोग पहले मिल्क देख ले, तो मिल्क अगर हम लोग देख ले तो इसमें क्या हो जाएगा 3/4 इंटू वाटर की अगर हम बात मतलब जो कंटेनर का साइज़ देख ले तो टोटल जो है वो 4 है, उसमें से जो 3/4 पार्ट है वो मिल्क का है, तो हम लोग इसको निकालेंगे तो मिल्क का कितना हो गया 30 लीटर्स। अब हम लोग यहाँ पे वाटर का मिलाते हैं, वाटर क्या है, तो वाटर का क्या है 1/4 जो भी है वो वाटर है इंटू इसका जो हो जाएगा ये 40 हो जाएगा, तो ये हो गया 10 लीटर्स। सो अभी क्या है हमारे कंटेनर में 30 लीटर्स ऑफ मिल्क है, 10 लीटर्स ऑफ वाटर है। हम लोग और कितना मिलाएं पानी, लाइक जितना और कितना वाटर डालें जो इसका रेशियो है वो इक्वल्स हो जाए। सो हम लोग को रेशियो इक्वल करने के लिए क्या है, तो ये क्या हो जाएगा 30 लीटर्स इज इक्वल टू जो अभी हमारा 10 है प्रेजेंट प्लस एक्स। सो हम लोग ये देखेंगे तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स का वैल्यू 20 हो जाएगा। सो मेनली क्या है, अगर हम लोग इसमें और 20 लीटर को अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो ये दोनों का जो रेशियो है वो 1:1 का हो जाएगा। सो उस टाइम क्या हो जाएगा 30 लीटर ऑफ मिल्क हो जाएगा और 30 लीटर ऑफ वाटर हो जाएगा। सो जो इसका रेशियो हो जाएगा वो 1:1 हो जाएगा। सो ये आप क्वेश्चन देख सकते हो। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पहले इसका आंसर वेरीफाई कर लेते हैं इसका आंसर क्या है। सो जब आंसर देखोगे आप तो यहाँ देख सकते हैं। सो जैसा अभी देख मतलब क्वेश्चन हमने देखा तो इसका आंसर मतलब यहाँ पे मैंने गलती से यहाँ पे 10 कर दिया है, यहाँ पे और 20 लीटर मतलब यहाँ पे 20 होना चाहिए था। सो अगर हम लोग और 20 लीटर इसमें ऐड करेंगे तो इसका रेशियो 1:1 हो जाएगा। सो ये था हमारा मिक्सचर्स का क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, ये लास्ट 2 क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्लॉक्स प्रॉब्लम्स के। आफ्टर दैट हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे वर्बल का कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। सो क्लॉक प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। एट वॉट टाइम between 4 and 5 o'clock will the hand of a clock be at right angle। so mainly क्या है at what time between 4 and 5। so mainly इसमें ये बोला जा रहा है कि जो ऐसा कौन सा टाइमिंग है जो 4 and 5 o'clock के बीच में जब होता है तो जो क्लॉक्स के जो एंगल्स रहेंगे वो राइट एंगल्स के में रहते हैं। सो जिसमें अगर हम लोग देख लें कि इसका आंसर्स क्या हो सकता है, सो इसको कैसे सॉल्व करना है वो देखते हैं हम लोग। सो यही बोला जा रहा है कि जब जो हम लोग का क्लॉक रहता है वो अगर हम लोग देखेंगे तो रुके मैं दिखाता हूँ। सो इसमें हम लोग घड़ी बना के देखते हैं कि कैसे मतलब हम लोग टाइमिंग्स देखेंगे। सो ये क्लॉक हो गया इसका 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और यहाँ से देख सकते हैं। सो मेनली क्या है कि हमसे ये पूछा जा रहा है कि 4 से और 5 के बीच में ऐसा कौन सा टाइमिंग रहता है जब हमारा जो क्लॉक रहे वो 90 डिग्री पे आ जाता है। सो मेनली अगर हम लोग देखें तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या तरीका है, सो इसको सॉल्व करने के लिए क्या है, यूज़ द क्लॉक फार्मूला। सो क्लॉक का फार्मूला हम लोग को यूज़ करना रहेगा। सो 30 आवर्स माइनस 5.5 मिनट, ये क्लॉक का फार्मूला रहता है। अगर कोई भी क्लॉक का प्रॉब्लम्स आता है डिग्रीज निकालने के लिए तो आप इस टाइप से निकाल सकते हो। सो इसका जो भी हो जाएगा तो इसका डिग्री हम लोग को क्या चाहिए 90 चाहिए, तो हम लोग को ऐसे लिख लेना है। सो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट हम लोग 4 आवर क्या है एच, हम लोग एच का क्या रहेगा वो हम लोग 4 पे निकालेंगे। तो 4 पे निकालने के लिए कैसे है, तो 30 इंटू एच का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 माइनस क्या है 5 इंटू 5.5
एम मिनट्स हो गया ये, इज इक्वल टू इसका डिग्री 90 दिया हुआ है। तो इसको निकालने के लिए क्या है, तो 130 इंटू 4 क्या हो जाएगा 120 माइनस 5.5 मिनट्स इज इक्वल टू 90। सो हम लोग का मिनट्स क्या निकलेगा इसमें, मिनट्स क्या हो जाएगा 90 माइनस जैसे ये देखेंगे तो जैसे मैं ये दिखा देता हूँ क्या रहेगा, इस वैल्यू को हम लोग उस साइड लेके चले जाएंगे ताकि वो प्लस हो जाए। तो 120 माइनस 90 इज इक्वल टू 5.5 एम। सो ये आप देख सकते हैं, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 30 इज इक्वल टू 5.5 मिनट्स। सो मिनट्स का हम लोग का क्या हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाई 5.5। सो अगर हम लोग इसको मिनट्स में निकालेंगे तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 5/11। सो इस टाइप से हम लोग इसको मिनट्स को लिख सकते हैं। ये हमारा मिनट्स आ गया। और हम लोग आगे देखते हैं मतलब कि इसको और हम लोग कैसे और लिख सकते हैं। सो ये आपका पॉजिटिव डिग्री के लिए था, ये पॉजिटिव डिग्री 90 के लिए था। अगर हम लोग वही नेगेटिव 90 डिग्री के लिए देखें तो नेगेटिव 90 डिग्री के लिए भी हम लोग को वही यूज़ करना है जैसा ये था, बस यहाँ पे हम लोग को माइनस यूज़ करना होगा। तो हो जाएगा 120 माइनस 5.5 एम और इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 90। क्योंकि हमारा जो भी इधर रहेगा तो दो तरीक़ा से बन सकता है, एक बार जब अगर जो मिनट्स का सुई उधर रहे या फिर मिनट्स का सुई इधर रहे, इस हिसाब से बन सकता है। तो मेनली क्या रहेगा, तो यहाँ पे हम लोग का 120 जब हम लोग इधर हो गया प्लस क्या हो जाएगा 90 इज इक्वल टू इधर हो जाएगा 5.5 एम। सो ये हो गया। तो 5.5 एम हम लोग का जब निकलेगा तो हो जाएगा ये हो जाएगा 210। सो एम का वैल्यू क्या हो जाएगा 210 डिवाइड बाई 5.5 एम। सो ये हो गया। सो इसको हम लोग जब मिनट्स का वैल्यू निकालेंगे तो मिनट्स का वैल्यू इसका क्या हो जाएगा, सो 38/11। सो ये इसका मिनट्स का वैल्यू हो गया। सो जब वही अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं तो इसका वैल्यू क्या आने वाला है। सो देयरफॉर जो हम लोग एंगल्स निकालेंगे इसका, तो एंगल्स कब कब आ जाएगा 90 डिग्री पे, तो 4 o'clock ऑफ 5 मिनट्स। सो जो पहला जो टाइमिंग रहेगा वो 4 o'clock यानी कि 4:05 और ये 27 सेकेंड पे जो रहेगा वो आपका पहला राइट एंगल बनाएगा। और दूसरा जो रहेगा वो रहेगा जो हम लोग नेक्स्ट वैल्यू की बात कर ले जो माइनस में बनेगा, तो 4:38 मिनट। सो ये आप देख सकते हैं 11 सेकेंड पे ये दो वैल्यूज़ रहेंगे इस आंसर क्वेश्चंस के। सो ये था, इसको देखते हैं इसका आंसर्स क्या दिया हुआ है। सो ये हमने आंसर निकाला, तो इसका आंसर अगर आप वेरीफाई करें तो इसका थोड़ा बहुत आंसर डिफरेंट है। सो मेनली जो भी मैंने आपको करेक्ट आंसर निकाल के दिया वही है इसका करेक्ट आंसर। सो करेक्ट आंसर इसका ये रहेगा 4:5 लाइक 27। सो और जो नेक्स्ट आंसर रहेगा 4:38:11 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। वो मेनली जो भी इसमें दिया हुआ मैंने इनकरेक्ट जो भी था डेटा यहाँ पे ये दिया हुआ था, सो मैंने थोड़ा ध्यान नहीं दिया उसके लिए सॉरी। सो ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हाउ मेनी टाइम्स डू दी हैंड्स ऑफ क्लॉक कॉइन कार्ड इन 12 आवर्स। सो ये आप देख सकते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे वो देख लेते हैं। सो हम लोग अपना पेज मतलब नोट्स पे चलते हैं। सो मैं इसको इरेज कर लेता हूँ पहले। सो ये हमारा क्वेश्चन है, इसको हम लोग मतलब कैसे सॉल्व करेंगे वो देख लेते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में अदर टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। सो द मिनट हैंड्स का हम लोग बात कर ले तो इसको कैसे होता है, तो इसका जो सॉल्यूशंस करने के लिए रहता है तो 7:20/11 जो रहता है वो मतलब मिनट हैंड्स रहता है इसका टाइमिंग। सो इसका क्या जब हम लोग निकालेंगे मिनट्स, सो इसका सीन क्या रहता है कि लाइक जो मिनट हैंड रहता है वो कंप्लीट रिवॉल्यूशंस के लिए उसको इतना टाइम लगता है। सो अगर वही हम लोग बात कर ले कि इन 12 आवर्स वो कितने सर्कल्स कंप्लीट करता है, तो उसका जो आंसर हो जाएगा वो 11 हो जाएगा। सो 11 टाइम्स जो रहता है वो 12 घंटे में 11 बार उसको टच करता है। सो ये इसका करेक्ट आंसर है। इसको हम लोग यहाँ पे वेरीफाई कर लेते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। सो इसका दिया हुआ है कि 12 आवर्स में वो 11 टाइम्स वो रिवॉल्व कर लेता है। सो ये इसका करेक्ट आंसर था। सो अभी तक हम लाइक क्या सॉल्व किया, अभी तक जो भी हम लोग टॉपिक्स देखा था वो सारा मतलब न्यूमेरिकल एबिलिटी का था। नेक्स्ट हम लोग जो वीडियोज़ आएगा उसमें वर्बल चेक करेंगे, फिर रीजनिंग देखेंगे, फिर प्रोग्रामिंग्स का देखेंगे, हैंड्स ऑन कोडिंग का देखेंगे। सो ये था हमारा न्यूमेरिकल एबिलिटी का
सो वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस प्रैक्टिस सेट का प्रैक्टिस कर सके और अगर एग्ज़ाम दे रहे हों, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत सारे, ज़रूरी नहीं कि ये सिर्फ TCS में ही आए, बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी आते हैं और इसका मैं और भी आपको सेट्स प्रोवाइड करूँगा। सो ये मेनली न्यूमरिक का था। सो और भी जो दूसरे सेट्स हैं क्वेश्चंस के वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, जो भी TCS के थ्रू था और भी दूसरे एग्ज़ाम्स के थ्रू था वो सब मैं आपको देते जाऊँगा। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, जो भी प्रॉब्लम्स थे उसको पहले खुद से सॉल्व कीजिएगा, अगर नहीं होता है तो फिर आगे कंटिन्यू वीडियो करके देखिएगा। अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आप वीडियो देख के तो सॉल्व कर ही लोगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।